महिला जिनको अपने पड़ोस के गांव के एक लड़का से प्रेम हो जाता। आयो दिन वो अपने परिवार के अन्य लोगों से छुप छुपा करके अपने प्रेमी से मिलते और मिलने के बाद उसके साथ वो शारीरिक संबंध भी बनाते थे। जब इस चीजों का भनक उनके पति को लगता है, पति ने कई बार अपने पत्नी को समझाने की कोशिश किया, जो तुम जो कर रही हो गलत कर रही हो, लेकिन पत्नी जो अपने कर्तव्य से बाज नहीं आ रही थी। एक दिन पत्नी बोलती है कि तुम जिस चीजों के लिए ये सब कर रही हो, क्यों ना तुम्हारे साथ आज वही किया जाएगा, और जब तक तुम्हारा आज मन नहीं बढ़ेगी तब तक तुम्हारा साथ वही होगा। फिर वो अपने कम से कम 11 और 12 दोस्त को अपने घर पे बुलवाते हैं, और घर पे बुलवाने के बाद वो अपने पत्नी के ही साथ अपने 11 दोस्तों के साथ गलत काम करवाते हैं। मानो उस दिन उस रूम में एक कंपटीशन चल रहा हो। जैसे एक व्यक्ति उस रूम से बाहर निकलते, दूसरा व्यक्ति उस रूम में जाते, और सब में होड़ लगी हुई थी कि कौन इस महिला के साथ ज़्यादा बार तक कर सकता है। यहाँ तक कि समय तकरीबन 4 से 5 घंटा तक बीत जाते हैं, लेकिन जो लोग बाहर निकलते फिर से कुछ देर के बाद वही लोग फिर से उस रूम में एंट्री करते हैं। जब 4 से 5 घंटा तक महिला के साथ लगातार ये घिनौना कृत्य हो रहा था, तो महिला को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर वो एक बहाना बनाती और बहाना बना के बोलती है कि मुझे जोर की टॉयलेट लगी है, एक बार मुझे बाहर जाने दो। महिला जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलती और बाहर निकलने के बाद उस घर से दौड़ करके वो घर से बाहर निकल के घर के सड़क पे जाते हैं, और सड़क पे जाने के बाद वो महिला जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। जब उस महिला की चीख और पुकार सुन करके आस पड़ोस के लोग जब दौड़ के उस घर के तरफ आते हैं, जब फिर उस महिला की पूरी आपाबीती को सुना जाती है, और पूरा का पूरा मामला यहाँ तक कि वो पंचायत में ही खत्म किया जाता है। कभी भी वो मामला ना ही थाना तक निकल करके गए और ना ही अन्य लोगों को इस पूरा मामला के बारे में पता चला। दरअसल आज की अगर सच्ची घटना को आप सुनेंगे तो वाकई में आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर इसमें आप किसका गलती देंगे और किस किस लोगों को आप सलाम करेंगे। तो समझते हैं आज की इस पूरी सच्ची कहानी को। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कोमल यादव। आज की जो सच्ची घटना, ये घटना है उत्तराखंड का एक जिला है हरिद्वार। हालांकि हरिद्वार की कोई पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है, हरिद्वार को आप अच्छी तरह से जानते हैं, और ये पूरा मामला भी हरिद्वार का ही एक थाना पड़ता है, रुड़की। ये पूरा मामला भी उसी रुड़की थाना का है। रुड़की थाना के जो थाना अध्यक्ष थे, उसको एक ऐसा केस उसके सामने में आया कि वो अपना फ़ोन निकालने के बाद वहाँ के जो IPS अधिकारी थे उनको फ़ोन करते हैं, और फ़ोन करने के बाद बोलते हैं कि साहिब, आज मैं कुछ इस तरह से फंस गया हूँ कि मैं किनके पक्ष में फैसला सुनाऊँ, किनके ऊपर मैं कार्रवाई करूं, किनको मैं इंसाफ दिलाऊं। अगर किन्हीं के ऊपर कार्रवाई किया जाए तो उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, और किनको अगर इंसाफ दिलाया जाए तो वो उसकी जनसंख्या बहुत कम है। साहब, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक व्यक्ति जो बैलगाड़ी लेकर के इस थाना में आया है, और उस बैलगाड़ी में एक चारपाई पड़ी हुई है, और उस चारपाई पे एक महिला जो बदहोश हालत में पड़ी हुई है। महिला को देखने से ही लग रहा है कि महिला अभी जिंदा है भी या नहीं भी है। IPS अधिकारी जैसे इस पूरे बातों को सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि महिला को तुम तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाकर के उनका इलाज करवाओ, और मैं उस थाना पे पहुंच रहा हूँ। अब जैसे ही वहाँ के जो थाना अध्यक्ष थे उस महिला को जितना देर में वहाँ के स्थानीय अस्पताल ले जाते हैं, तब तक में वहाँ के IPS अधिकारी भी उस थाना पहुँचते हैं। थाना पहुँचने के बाद वो भी अस्पताल में पहुँचते हैं। अस्पताल में पहुँचने के बाद जब उस अस्पताल में पूरा घटनाक्रम के बारे में जाना जाता है, जब उस महिला के पति से पूरा घटनाक्रम के बारे में पूछा जाता है, जब वो IPS अधिकारी ये पूरा मामला के बारे में सुन रहे थे तो उनकी आंखों पे भी आंसू आने लगते हैं। कभी कभी तो उनको अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा था, क्या ये बात सही भी हो सकता है। वो व्यक्ति बताता है कि साहिब, आज से कुछ दिन पहले ही उनका शादी हुआ था, और शादी होने के बाद वो अपने परिवार के साथ अपने इसी रुड़की थाना क्षेत्र के गांव में रह रहा था। समय बीते जाता है, कमाने खाने के लिए वो एक स्थानीय चिमनी पे काम करते थे। परिवार से उतने भरे पड़े नहीं थे, उन्हें रोज कमाना पड़ता था, तभी जाकर के रोज उनके खाने की पैसा जुटते, रोज उनके घर में चूल्हा जलते थे। समय एक दिन ऐसा आता है जब वो काम कर रहे थे तो वो सोचता है कि क्यों ना अकेला काम करने से बेहतर है कि घर में पत्नी भी बैठी रहती है, क्यों ना अगर उस चिमनी पे जाकर के ये भी साथ देगी, और फिर जब साथ साथ काम करेंगे थोड़ा पैसा भी ज़्यादा होंगे, और फिर थोड़ा परिवार की भरण पोषण भी ठीक से हो पाएगा। बस यही बात सोच करके वो व्यक्ति वहाँ के मुंशी के पास जाते और बोलते हैं कि साहिब, क्यों ना मेरी पत्नी भी अगर इस जगह पे आकर के काम करे तो क्या आपको कोई इकरार भी, आपको कोई दिक्कत भी। तो मुंशी जी कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, कल से ही तुम भी अपने पत्नी को लेकर के आ जाओ और यहीं पे काम पे लगवा दो। दूसरा दिन वही होता है, वो पति अपने उस नई नवेली दुल्हन को लेकर के उस चिमनी पे पहुंचते हैं। अब चिमनी पे पति पत्नी
आए दिन काम करते रहते हैं। लेकिन एक दिन जब उस चिमनी के मुंशी का नज़र उस महिला पे पड़ती है, उस महिला को देखने के बाद उस मुंशी का नियत बदल जाता है। वो उस महिला के पति से बात करता है कि क्यों ना तुम चिमनी के इस काम को छोड़ करके मेरे खाना बना दो। जो पैसा तुम्हें इस काम करने से मिल रहा है वो पैसा तुमको मैं वो खाना बनाने, और यहाँ तक कि तुम अगर मेरे कपड़े साफ कर दोगे उनका पैसा तुम्हें मिल जाएगा। अब पति जैसे इस बात को सुनते हैं तो महिला भी खुश हो जाती है कि भले ही धूप से अच्छा है कि क्यों ना घर में रह करके काम किया जाए। इसी ईंट की भट्ठे पे एक कमरा बना हुआ था जहाँ पे वो उसको खाना बनाना था, जहाँ पे उस महिला को खाना बनाना था और फिर उस मुंशी का कपड़े को धुलाई करना था। और बात तय होता है, जो दिहाड़ी उनको रोज का मिलना था वही दिहाड़ी भी तय होता है। लेकिन अब काम भी आसान और घर के काम। महिला तैयार हो जाती है और उनका पति भी तैयार हो जाता है। दिन जब वो महिला और उस महिला के पति जब उस चिमनी पे पहुंचते तो पति अपने ईंट बनाने के कामों में लग जाते हैं और महिला उस मुंशी के बताए गए कामों पे लग जाते हैं। समय बीतते जाता है कि एक दिन मुंशी उस महिला को कुछ सामानें गिफ्ट करते हैं और फिर उनको कुछ पैसे देते हैं। धीरे धीरे उस महिला की नीयत भी उस मुंशी के प्रति बदलने लगता है और फिर उसी चिमनी पे जिस जगह पे उसका पति ईंट बनाने का काम कर रहा था उसी जगह पे वो महिला उस मुंशी के साथ अपना मुंह को काला किया करती थी। उस मुंशी के साथ वो अपना अवैध रिश्ता बनाती, उस मुंशी के साथ वो अपना हवस की भूख मिटाती। क्योंकि जब भी इससे पहले वो महिला अपने पति के साथ घर जाती थी तो घर जाने के बाद दिन भर के काम से थके रहने के कारण से शाम को भी उसको घर का खाना बनाना पड़ता था। यहाँ तक कि उसके शरीर की जो हवस की भूख थी वो नहीं मिट पाती थी, जिस कारण से उसने मुंशी को चुना। और मुंशी को चुनने के बाद आयो दिन उसी भट्ठे पे अपने पति की गैर मौजूदगी में उस मुंशी के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। समय बीतते जाता है कि एक समय ऐसा आता है कि वो महिला उसी मुंशी के बाइक पे बैठ करके वहां से फरार हो जाती है। अब जब गांव से फरार होती है तो धीरे धीरे ये पूरी बात गांव के अन्य लोगों तक पहुंचता है। गांव के सारे लोग जानते हैं इस तरह से एक लड़का जिसकी पत्नी अभी नई नवेली ही थी, 2 से 4 मंथ ही उनका शादी को हुआ था, और फिर उनका पत्नी जिस भट्ठा पे वो काम कर रहे थे उसी भट्ठा के मुंशी के साथ फरार हो गया। तो वो लड़का उस मुंशी के ठेकेदार के पास पहुंचने के बाद वो ठेकेदार से गुहार लगाते, साहेब आप मुंशी जी से बात कीजिए और किसी भी तरह से मुझे मेरा पत्नी मुझे वापस दिला दीजिए। कई बार वो ठेकेदार के पैर पे गिराते हैं, कई लोगों से बात करते हैं जो उस मुंशी को वापस आने बोलिए, मेरी पत्नी अभी नासमझ है, उसकी उम्र ही क्या हुई होगी, 20 से 21 साल की उम्र है, अभी ज़्यादा कुछ समझी भी नहीं होगी कि बाहर की दुनिया कैसी है। आप एक बार बात करके किसी भी तरह से उस मुंशी और मेरी पत्नी को मेरे पास लौटा दीजिए। अब समय बीतते जाता है, वो महिला और मुंशी जो भाग करके घर से गए थे, तकरीबन 1 महीना का समय बीतता है। धीरे धीरे उस मुंशी का भी हवस के भूख जो उस महिला के प्रति था वो भी खत्म होने लगता है। क्योंकि अक्सर जो प्रेम की कहानी का जो लगभग आज के समय में जो निकल के आ रहा उस महिला के साथ भी वही होता। आयो दिन अब उस महिला के साथ मारपीट किया जाता, उस महिला को प्रताड़ित किया जाता, यहाँ तक कि उस महिला से कई बार कहा जाता कि तुम यहाँ से कहीं चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई होगा। अब महिला ना ही घर की बची और ना ही घाट की। तो महिला उस मुंशी से कहते हैं कि साहिब आप अगर मुझे अपने साथ नहीं रख सकते हो तो क्यों ना आप मुझे अपने घर पहुंचा दो, किसी तरह मैं अपने पति से क्षमा मांग लूंगी, उनके पैर में गिर जाऊंगी, उनसे माफ़ी मांग करके मैं अपने पति के साथ रह लूंगी, किसी भी तरह से आप मुझे गांव तक छोड़ दीजिए। उधर मुंशी पे ठेकेदार का भी दबाव पड़ रहा था जो उस महिला को घर तक पहुंचाया जाए। वो मुंशी सोचते हैं कि शायद इससे बेहतर समय और कुछ नहीं होगा इस महिला को अपने घर तक पहुंचाने का। और फिर वो मुंशी उस महिला को लेकर के उस गाँव में पहुँचते और गाँव में पहुँचने के बाद उस ठेकेदार के सामने में उस लड़का को उसके पत्नी सौंप देती है। हालांकि उस लड़का ने इस चीज़ों का विरोध नहीं किया, वो उस ठेकेदार साहब को धन्यवाद किया और मुंशी साहब के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला कि साहब मुझ में ना ही आपसे लड़ने की क्षमता है, मैं खुश हूँ कि मेरी पत्नी मेरे पास आ गई और मैं अपनी पत्नी की एक बुरी सपना समझ करके मैं इन्हें माफ़ करता हूँ और मैं इनके साथ रहने के लिए सदा तैयार हूँ। और फिर वो अपने पत्नी को लेकर के अपने गाँव पहुँचता। अब जैसे ही गांव पहुंचता तकरीबन 1 से 1.5 माह का समय बीत चुका था और फिर जब वो महिला गांव पहुंची तो धीरे धीरे ये बात भी गांव के अन्य लोगों तक पहुंचा। जो महिला आज से 1-1.5 महीना पहले एक प्रेमी के साथ भागे थे, एक मुंशी के साथ भागे थे, वही महिला फिर से अपने घर लौटे हैं और फिर से उसी पति के साथ में रह रहे हैं। गांव के जैसे ही अन्य लोगों को इस बारे में पता चलता है तो कई लोग उसके घर पे पहुंचते हैं और फिर समय देता है जो कल के डेट में तुम्हारे घर पे एक पंचायत होगा और पंचायत में फैसला लिया जाएगा कि तुम्हारी पत्नी द्वारा किए गए काले करतूत का सजा क्या होने वाला है।
फिर उस तय समय के अनुसार से गांव के जितने भी वरिष्ठ लोग थे, गांव के जो भी अच्छे जाने माने लोग थे, वो सारे लोग उस गरीब व्यक्ति के घर पे पहुंचते हैं, एक झुग्गी सी झोपड़ी से जहाँ पे चटाई बिछाए जाते हैं, आस पड़ोस से मांग करके कुर्सी लाया जाता है और फिर वहाँ पे पंचायत शुरू होता है। पंचायत में कहा जाता है ये महिला जो की है वो बहुत ही गलत की है, क्योंकि ये महिला जिस व्यक्ति के साथ भागा था वो ना ही हमारे समुदाय के हैं और हमसे बड़े लोगों हैं। अगर ये महिला को भागना ही था तो हमारे समुदाय के लोग के साथ भागते, हमारे जाति के लोग के साथ भागते। ये महिला जो क्या है, ये समाज के लिए मुंह काला करने वाला काम किया। आज इस महिला के वजह से हम लोग समाज में सर उठा के जी नहीं सकते हैं, सर उठा के किसी से बात नहीं कर सकते हैं। इस महिला को जो सजा मिलने वाली है, इस महिला ने जिस हवस के कारण से अपने प्रेमी के साथ भागा था, अपने पति को छोड़ करके, इस महिला को वही सजा मिलेगी। इस महिला के साथ गांव के जितने भी लोग हैं, जिनको लगे अपने ताकत पे भरोसा और विश्वास है, वो इस महिला के साथ शारीरिक संबंध बना सकता है और उसमें भी इसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता। अब पंचायत के सामने में जैसे ही ये फैसला लिया गया, पति और पत्नी बेचारी चुपचाप बैठ करके वो पूरा घटनाक्रम के बारे में सुन रहा था और पंचायत के दिए हुए सजा के बारे में सुन रहा था। फिर एक डेट तय होता, जिस डेट पे गांव के सारे लोग को उपस्थित होना था जो उस महिला के साथ संबंध बनाने के लिए राजी हुए थे। और फिर उस डेट के अनुसार से तकरीबन रात के 8 बजे उस आंगन में तकरीबन गांव के 17 से 18 लोग जो जमा हुए, जो अपने आप में शरीर वाले, जो अपने आप में बलिष्ठ कहलाते थे, जो अपने आप पे नाच करते थे, वो इस महिला के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संबंध बना सकते थे। फिर शुरू होता है वो घिनौना कीट। एक के बाद एक लोग जो उस महिला के पास जाते और जाने के बाद उस महिला के साथ संबंध बनाते और फिर वो बाहर आते और फिर जैसे ही दूसरा बाहर आते, तीसरा जाते, एक के बाद एक 18 लोग जो उस महिला के साथ जाए और फिर से वही चक्र चालू हो गया। जो पहले गया फिर से उसका आना जाना चालू हो गया। तकरीबन 5 से 6 घंटा तक लगातार उस महिला के साथ वही चक्र चलता रहा जो शुरुआत हुआ था। इसी दरमियान वो महिला ना जाने कब बेहोश हो गया, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। और फिर कुछ लोग जब उस महिला के साथ संबंध बना करके जैसे ही बाहर आते और बाहर आने के बाद जो लोग उस महिला के साथ संबंध बनाने के लिए अंदर जाते, वो दोनों एक दूसरे से बात करते कि शायद वो महिला अब बेहोश हो गई है, उस महिला की शायद नब्ज काम नहीं कर रही है, शायद वो महिला अब जिंदा है भी या नहीं भी। तब भी कुछ लोग जो उस महिला के पास जाते हैं और उस महिला की बदहोश हालत में भी उस महिला के साथ संबंध बनाते, अपना मुंह को काला क्या करते हैं। जब इस चीज़ों के बारे में उसके पति को पता चलता है, तकरीबन सुबह के 4 साढ़े 4 बज चुके थे, वो पति सीधा अपने उस पत्नी के कमरे में जाते हैं और कमरे में जाने के बाद अपनी पत्नी को सीधा चारपाई पे उठाते हैं और उठाने के बाद पड़ोस के लोग के पास जाते हैं, रोते हुए बोलते हैं कि भैया आप मुझे अपना बैलगाड़ी दे दो, मुझे पत्नी को लेकर के जाना। और पड़ोस के लोग जैसे ही देखते हैं कि पीठ पे चारपाई और उसके ऊपर पत्नी जो बदहोश हालत में है, वो समझते हैं कि शायद इस पत्नी को लेकर के वो अस्पताल जाएंगे, जिस कारण से वो अपना बैलगाड़ी देते हैं और वो व्यक्ति उस बैलगाड़ी पे चारपाई को रखते हैं और बैलगाड़ी को लेकर के सीधा उस थाना पहुंचते हैं। अब जैसे ही उस थाना पे पहुंचते हैं तो वहाँ के जो थाना अध्यक्ष जब इस पूरा मामला के बारे में जानते हैं तो और फिर वो जानते हैं कि ये सजा पंचायत के लोग नहीं सुनाए थे, तो उनको समझ में नहीं आता कि आखिर वो किन पे कार्रवाई करें। अगर वो पंचायत के अन्य लोगों पे कार्रवाई करेंगे तो गांव के लोग खिलाफ हो जाएंगे और फिर इस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बवाल हो सकता है, लोग इसका विरोध कर सकते हैं, लोग सड़क पे आ सकते हैं, जिस कारण से वो इस चीज़ों को फैसला लेने से पहले वो वहाँ के आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद वो पूरा मामला के बारे में बताते हैं। और फिर जब अशोक कुमार उस पूरा घटनाक्रम के बारे में जानता है तो फिर वो उस व्यक्ति को सद्भावना देता है और वहाँ के डॉक्टर से मिल करके उस महिला के हाल खबर लेते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि महिला तो ठीक है, लेकिन ये कभी भी उस समाज में सर उठा करके नहीं जी पाएगी जिस समाज ने इसके साथ इतनी बड़ी घिनौना कृत्य किया। फिर वो आईपीएस अधिकारी एक एक करके उस गांव में पहुंचते हैं और फिर पूरा घटनाक्रम के बारे में जांच पड़ताल करते हैं। और फिर जब पूरा मामला उस आईपीएस अधिकारी के पास पहुंचता है, कई लोगों ने यह भी बताया कि साहब अगर आप मेरा नाम उजागर नहीं करोगे तो मैं आपको अपराधी का भी नाम बताने के लिए तैयार हूं और उस पंचायत में पंचायत करने वाले लोगों का नाम भी बताने के लिए तैयार हूं। वो आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार और उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत का जो थाना अध्यक्ष थे, ये दोनों ने मिल करके
एक एक करके वो सारे लोगों को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद वो सारे लोगों को जेल भेजा जाता है। लेकिन वो मुंशी जो होता है, जो मुंशी उस व्यक्ति की पत्नी को पहली बार बहला करके फुसला करके घर से बाहर ले गए थे, 1 से 1.5 महीना रखने के बाद फिर से उसको घर लौटाए, उस मुंशी पे आज तक ना ही कोई कार्रवाई किया गया और ना ही उस मुंशी के खिलाफ कोई आवाज उठाया। हालांकि यहाँ पे आप गलती किनका देंगे ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। लेकिन इस तरह की घटनाक्रम अगर आप सुनते हैं तो शायद आप भी हैरान हो जाते हैं कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसको समाज के एक वाइट तो जरूर कहा जाता है, लेकिन वो समाज के लिए एक ब्लैक निकल करके आते हैं। हालांकि इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको एक सच्ची घटना से रूबरू करवाना है। तब तक आप खुश रहिए, फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।